नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीसी राज जीसीआर चुरू क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना सांख्यिकी विषय का टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय यह है कि किसी सांख्यिकीय श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य किसी भी मनुष्य के लिए आंकड़ों के एक बहुत समूह को समझना या याद रखना कठिन होता है। इसलिए वह ऐसे मूल्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा या करना पसंद करेगा जो किसी श्रेणी के सभी आंकड़ों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता हो। इस प्रकार के मूल्यों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मध्य कहा जाता है। अर्थात किसी श्रेणी में उस बिंदु को जिसके आसपास अन्य बिंदुओं के जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हो। केंद्रीय बिंदु सेंट्रल पॉइंट या सांख्यिकीय माध्य या उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में करोड़ों लोगों के आय संबंधी आंकड़ों को समझना या याद रखना कठिन काम या कार्य होगा। परंतु यदि यह कहा जाए कि 2011 में भारत के लोगों की औसत आय 16,000 रुपये प्रति वर्ष थी, तो हम सरलता से भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इस औसत मूल्य को ही श्रृंखला का केंद्रीय माप कहा जाता है। जो ये 16,000 रुपये प्रति वर्ष आय हुई, ये केंद्र में हो गई औसत के रूप में। तो ये केंद्र में सभी कुछ लोगों की आय 16,000 से कम होगी और कुछ लोगों की अधिक, क्योंकि हम भारत के सभी लोगों या जितनी जनसंख्या है आमदनी कमाने वालों की, उनकी पूरी आमदनी को हम याद रख नहीं सकते। इसलिए एक औसत निकालना होता है। अब 16,000 रुपये आमदनी होगी, आय होगी, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की अधिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या आय केंद्रीय बिंदु 16,000 रुपये प्रति वर्ष है। क्लार्क ने बताया कि औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ये सब वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, गरीब लोगों का और अमीर लोगों का भी। बाउले ने बताया सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, साइंस ऑफ एवरेजेस। तो यह था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ। अब सांख्यिकीय माध्य कहा जाता है, तो सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार। सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार। इनको प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्थिति माध्य, दूसरा है गणितीय माध्य, और तीसरा है व्यापारिक माध्य। पोजिशनल एवरेजेस, मैथमेटिकल एवरेजेस, बिजनेस एवरेजेस। इसमें बहुलक
जिसका संकेताक्षर है Z। मध्य का या माध्यिका का संकेताक्षर है M। गणितीय माध्यों में समानांतर माध्य है, जियोमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य है, और आत्मक माध्य। हार्मोनिक मीन और वर्गीकरणी या द्विघाती माध्य। क्वाड्रेटिक मीन QM। व्यापारिक माध्यम में चल या गतिमान माध्य। चल या गतिमान माध्य। प्रगामी माध्य। प्रोग्रेसिव एवरेजेस। और संगठित माध्य। संगठित माध्य कंपोजिट एवरेजेस। तो ये हुआ सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार। अब हम अध्ययन करेंगे स्थिति माध्य पोजिशनल एवरेजेस। स्थिति माध्य इन माध्यों का निर्धारण है अधिकतर निरीक्षण मात्र से ही हो जाता है। निरीक्षण मात्र से बाई इंस्पेक्शंस। तो इनमें पहला है बहुलक मोड। मोड ये क्या है? मोड शब्द फ्रेंच भाषा के ला मोड से बना है, जिसका अर्थ है रिवाज या फैशन। सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आया हो, अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो। यह सर्वाधिक घनत्व की स्थिति या मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु कहलाता है। सर्वाधिक घनत्व की स्थिति। सर्वाधिक घनत्व की स्थिति या मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु। ये फ्रेंच भाषा के ला मोड से बना है, जिसका अर्थ है रिवाज या फैशन है, और जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो वह बहुलक है। ये इसलिए इसे सर्वाधिक घनत्व की स्थिति या मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु कहलाता है। अब बहुलक का निर्धारण है। इसमें 3 श्रेणियां होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण है, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में मात्र निरीक्षण से पता चल जाता है कि बहुलक कौन सा है।
जैसे चार, सर्वाधिक बार आया हो या जिसकी सर्वाधिक आवृत्ति हो वह बहुलक है। बहुलक 4 है। खंडित श्रेणी में व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर आवर्तियां ज्ञात की जाती है, और आवर्तियां जिसकी सर्वाधिक, जिस वर्ग की या जिस क्लास की आवर्ती अधिक हो वह बहुलक है। तो जिसकी आवर्ती सर्वाधिक इस किसकी है, इसकी। आप और जिसके सामने x, तो z इज इक्वल टू बहुलक क्या है, 3 है। अब है बहुलक में कई बार आवर्तियों का वितरण अनियमित हो जाता है। आवर्तियां आगे पीछे अधिक कम ज्यादा कुछ हो सकती है, या सेकेंड अधिक हो सकता है एक जगह। तो इससे हम बहुलक ज्ञात करने के लिए ग्रुपिंग मेथड या निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। ग्रुपिंग मेथड, समूहन रीति। समूहन रीति, कोलर का माप, आवर्तियां, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 37, ये रह गया। इसमें आवर्तियों का वितरण अनियमित है, इसलिए हमें निरीक्षण विधि से बहुलक का पता नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें समूहन रीति का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं पहले खाने। एक छोड़ के 2-2 के खाने। तीन के खाने अगले। एक छोड़ के 3 के खाने। फिर अगले खाने में 2 छोड़ के 3 के खाने। तीन और 4 7 और 8 है 15।
7, 8, 15 और 5 है 20। अब हमें टैली बार करना होता है। और आवृत्तियां ज्ञात की जाती है। जिसमें सर्वाधिक आवृत्ति हो उसका स्थान, या उसको जो बड़ी आवृत्ति हो उसका गोल घेरा करके हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये कौन से सर्वाधिक वाले टैली बार के लिए। उन्नीस, 23 और इसमें 20, ये सर्वाधिक है। जिस खाने में जो सर्वाधिक है उसको चिन्हित कर लेते हैं। अब किन किन के योग से बना है? 9 के सामने पहले। अब 15 8 और 7 से मिलकर बना है। 8 और 7, फिर 15 7 और 8, 7 और 8, 19 4 8 और 7, 4 8 और 7, 4 8 और 7। अब 23 बना है 8 7 और 8, 8 7 और 8। और अब 20 बना है 7 8 और 5। अब इनके आवृत्तियां ज्ञात कर लेते हैं। 0 1 0 1 3 5 3 और 1। ये क्रॉस लाइन इसलिए दी है कि 4 होने के बाद 5वीं लाइन क्रॉस में की जाती है। तो इसमें हमें आवृत्तियों के माध्यम से पता चलता है, आवृत्ति से पता चलता है कि 5 के सामने 35, तो हमारा बहुलक हुआ, तो Z इज इक्वल टू 35, या बहुलक का मान 35। तो आज हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत पढ़ा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, या कितने तरीकों से इनको ज्ञात किया जाता है, जैसे स्थिति माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। तो आज हमने स्थिति माध्य के अंतर्गत बहुलक का अध्ययन किया, और बहुलक का अध्ययन समूहन रीति तक किया। अगली कक्षा में हम बहुलक के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। नमस्कार।